कंपनी अपना आईपीओ लेके आई और मार्केट ने इन्हें ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। इनका शेयर बढ़ने की बजाय तो पहले तो क्रैश हुआ, उसके बाद इनके पास कोई मेजर इन्वेस्टमेंट ना रिटेलर से आई और ना ही इनके इन्वेस्टर ने इनके ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा दिखाया था। उसके बाद भी ये कंपनी बड़ी बनी और इस कंपनी ने अपने आप को सर्वाइव करवाया। ये कंपनी पूरी डूबने वाली थी बट इन्होंने वापस से रिकवरी ली और उस आईपीओ लॉन्च होने के 5 महीने बाद ही इनके पास जो थी कंपनी का रेवेन्यू 116% के आसपास बढ़ा था। अब मैं बात करूं, कंपनी का नाम है एमवी एक सोलर प्लानर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब मैं ये कहानी भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी ने में इस कंपनी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, रिस्क फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, रिस्क ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। और इनका एम्बिशन इतना हाई था कि उस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। बट इनकी टाइमिंग ऐसी थी कि इनके पास मेजर जो कस्टमर थे वो 5 ऐसे कस्टमर थे जिनका मेजर स्टेक तो 86% था। उसमें से भी एक कस्टमर ऐसा था जिसका मेजर स्टेक 36% के अराउंड था। और वो 36% के अराउंड होने की वजह से इस कंपनी का रिस्क ये था कि अगर वो 36% वाला कस्टमर अगर चला जाता है तो ये कंपनी दिवालिया हो सकती थी। अब बात करते हैं कहाँ से ये कंपनी शुरू हुई, फिर कहाँ तक क्यों ये इस पोजीशन पे पहुंची जो कि लोन लेने वाली पोजीशन थी। कंपनी बेंगलोर की है, एमवी 1992 में शुरू हुई थी ये कंपनी और सोलर वाटर हीटर बनाती थी। अब इनकी जो कैपेसिटी थी वो 7.8 गीगावाट की कैपेसिटी थी और अब इनकी सेल की कैपेसिटी 2.9 गीगावाट की कैपेसिटी थी। और इनके कस्टमर जो थे वो उस टाइम पे बहुत बड़े कस्टमर्स ही थे, एनटीपीसी, आदित्य बिरला, अयान रिन्यूएबल, क्लियर मैक्स, मतलब छोटे कस्टमर नहीं थे। और इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ईयर 24-25 में, इनके पास लोन बहुत ज़्यादा था। अब इन्होंने ये लोन लिया क्यों था 24-25 में, मेजर कंसर्न तो ये है। लोन लेने का सबसे बड़ा रीज़न था, एक टेक्नोलॉजी आई थी TOPC ऑन, जो सोलर की एफिशिएंसी को बढ़ा देती थी। सोलर सेल्स जो होते थे उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती थी, जो नॉर्मल सेल होते थे उनसे बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी को बढ़ा के अपनी मार्केट नहीं बनाना चाहते थे, जो कि टेक्निकली साउंड भी करता है और बिजनेस में भी हेल्प करता है इनकी। बट इनकी प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने जहाँ से लोन लिया था IREDA से, वो इंडिया की ग्रीन एनर्जी फाइनेंस एजेंसी है। अब उसने एक क्लॉज साइन करवाया जिसमें ये था कि अगर ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, मतलब अगर ये लोन नहीं दे पाती है कंपनी, 51% स्टॉक है वो ले लेंगे और उसके बाद ये कंट्रोल करेंगे पूरी कंपनी को। और जैसे मैंने पहले बताया 36% तो ये किसी एक कंपनी से ही आ रहा था इनका रेवेन्यू। अब अगर वो रेवेन्यू में से ये 36% हट जाता तो कंपनी दिवालिया हो सकती थी। अब क्या हुआ, इन्होंने लोन के बाद जब IPO लॉन्च करने की बात करी तो 2 क्वेश्चन मार्केट में सबसे ज़्यादा खड़े हो गए। पहला क्वेश्चन था कि कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि इनको सबको लगा कि मार्केट में कि ये तो अपना IPO लॉन्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना लोन वापस कर सकें, जो कि कहीं ना कहीं सही भी था। लेकिन मेजरली कंपनियां क्या करती हैं कि डेट लेती हैं, IPO लॉन्च करती हैं और फिर मेजरली सेक्टर में हाईली इन्वेस्ट करती हैं। इधर फैक्ट्री खोल दी, उधर मार्केटिंग हो गई, उधर अपना कुछ नया लॉन्च कर दिया। ये मेजरली IPOs के बाद कंपनियां परफॉर्म करती है और इसी रीज़न से इस IPO के अगेंस्ट भी यही एक परसेप्शन बना कि IPO लॉन्च होगा, पहले से ही डेट में चल रही है और ये और ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे, ये कंपनी रन कैसे करेगी। तो ज़्यादा ना रिटेलर ने ट्रस्ट दिखाया ना इन्वेस्टर ने ट्रस्ट दिखाया और इनका जो IPO लॉन्च हुआ बहुत फ्लैट लॉन्च हुआ, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई। अब हुआ क्या, अब हो गया लॉन्च, नॉर्मल रहा। कुछ टाइम में इस कंपनी के पास IPO के थ्रू 2900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिटेलर और इन्वेस्टर के थ्रू आया। इन्होंने उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या करी, उस सारे पैसे से अपना 75% लोन जो है वो उतार दिया। अब इससे इनको क्या फ़ायदा हुआ, ये कैश में आ गए, इनके पास कैश फ्लो बढ़ गया। अब वो कैश फ्लो बढ़ने की वजह से इनका सबसे बड़ा रिस्क जो IREDA का था कि वो 51% स्टेक ले सकती है, वो सारा स्टेक का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब ये कहाँ 3.6 के डेट टू इक्विटी रेशो में थे और कहाँ 0.6 के रेशो में चले गए। और वारी जो इनका कॉम्पिटिटर है उसका भी 0.2 के आसपास है डेट टू इक्विटी रेशो, इसलिए और वो टॉप पे भी है, उनका रेवेन्यू बहुत हाई है। आज के टाइम पे इस का रेवेन्यू जो है वो 5000 करोड़ के आसपास है और ROE 51% चल रहा है। तो इसका मतलब मैं अब इस पूरी स्टोरी से ये पता चलता है कि किसी कंपनी का अगर डेट ज़्यादा है और वो किसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया गया जिसमें वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को एज अ टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट में ले रहे हैं, तो उस टाइम पे उस कंपनी पे इतना डाउट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कंपनी पहले से बेस्ट कर रही थी और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इन शॉर्ट अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अगर वो लोन ले रही है
एंड देन आईपीओ लॉन्च करने के बाद वो एक राइट डिसीजन ले रही है कि उस पैसे से उस मार्केट के लोन को उतारो, प्लस जो पैसा है उसके साथ इन्वेस्ट करो। ऐसी कंपनी पे विश्वास हो सकता है, ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट हो सकती है। और इस कंपनी ने अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया है कि ये कंपनी बाकी उन कंपनीज़ की तरह नहीं जिसमें डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा है, बट इन्होंने अपना कम किया। तो ये ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस था कि मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाऊँ कि एमवी ने अपने आप को रीलॉन्च किया। बाकी ऐसी एजुकेशनल वीडियो मैं अपने लिए खुद देखता हूँ और बनाता हूँ। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगे तो मेरे को कमेंट में बताना।